हेलो फ्रेंड्स, कल हमने बिजनेस मैथ्स के अंतर्गत साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा समझा। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिजनेस मैथ्स बीकॉम फर्स्ट ईयर की 4th यूनिट का सेकेंड अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखिए, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है। जब किसी निश्चित अवधि में ब्याज देय हो जाए और उस ब्याज को भी जब हम मूलधन में जोड़कर अगली बार जब ब्याज का कैलकुलेशन हम उस राशि पर करते हैं जिसको हम मिश्रधन कह सकते हैं, तो हम जो ब्याज हमको मिलेगा वो कौन सा होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी निश्चित अवधि के बाद ब्याज देय हो जाए और उस ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाए तथा आगामी अवधि में ब्याज की गणना करते समय इस धन को ही मूलधन मानकर ब्याज याद किया जाए तो प्राप्त ब्याज को क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ब्याज पर ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अथवा यह चक्र प्रत्येक निश्चित अवधि के बाद मूलधन में क्या कर देता है? मूलधन इससे इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, इसलिए भी इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। इसकी जो कैलकुलेशन पीरियड होता है वो एन्युअली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है। हम किसी भी तरह से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये भी देखना होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यदि अंतर होता है तो उस अंतर का कारण क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में बराबर होता है, क्योंकि दोनों पर एक ही मूलधन पर या एक ही प्रिंसिपल पर उसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन उस ब्याज को जोड़ने के बाद आने वाली राशि से सम्मिलित होता है। तो हमेशा क्या होता है कि प्रथम वर्ष में तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन बाद में ब्याज जुड़ते जाने की वजह से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वह मूलधन की राशि बढ़ती जाएगी और वह अतिरिक्त रूप में बढ़ता जाएगा। आइए अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको ये समझना जरूरी होगा कि जब हम दोनों ब्याज में अंतर देखते हैं तो उनके आधार क्या हो सकते हैं। यदि आधारों पे थोड़ा सा ध्यान कर लें तो ये महज 2 मिनट की बात होती है कि हम इस अंतर को भली भांति समझ सकते हैं कि क्या इसमें अंतर होता है। जैसे पहला बेसिस यदि हम लेते हैं प्रिंसिपल, मूलधन, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मूलधन क्या होता है कि साधारण ब्याज में मूलधन की राशि हमेशा वही होती है जो मूल रूप से उधार दी जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन क्या होगा? पहले साल तो उसी राशि पर, क्योंकि पहले साल दोनों ये बराबर होते हैं, लेकिन समय बदलने के साथ अगले साल में साधारण ब्याज भी उसमें जुड़ जाएगा और अगले साल के लिए मूलधन होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, जो मूलधन प्लस ब्याज, मतलब ब्याज की राशि सम्मिलित करने के बाद आई हुई राशि पर ही मूलधन माना जाएगा और उस पर ब्याज की गणना होगी। अब यदि हम ब्याज की राशि की तरफ बात करें, दूसरा जो बेसिस यदि हम समझते हैं ब्याज की राशि, तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हमेशा ब्याज की राशि एक जैसी रहेगी, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है इक्वल रहेगा हर साल में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलने की वजह से यह राशि एक जैसी न होकर हमेशा बढ़ती हुई गति से आगे बढ़ती जाएगी। तीसरा बेसिस यदि हम देखते हैं बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का आधार। अब ब्याज का आधार हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि ब्याज किस राशि पर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हमने देखा कि हमेशा ब्याज का आधार जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है वो बेसिक प्रिंसिपल होता है। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिक जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें हर साल की राशि ऐड होती जाती है। मतलब पहले साल का ब्याज, दूसरे साल में उस ब्याज को मिलाकर जो प्राप्त ब्याज होता है वह। तो इस तरह से जो बेसिस ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता जाएगा और इससे वह कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। अब यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ब्याज की दर, तो हमेशा ये देखेंगे कि हम ब्याज की दर में क्या होता है
कि साधारण ब्याज में यदि हम ओरिजिनल ब्याज की दर देखें तो एक जैसी रहेगी, क्योंकि ये हमेशा बेसिक प्रिंसिपल पर निकाला जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के यदि ओरिजिनल रेट को हम कैलकुलेट करते हैं, यदि हम उसकी इफेक्टिव रेट को निकालने जाते हैं, तो आप देखना हमेशा कि ब्याज की दर जो होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा होती है, क्योंकि वह एन्युअली, हाफ ईयरली, टर्मिनल, क्वार्टरली इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो ब्याज की जो ओरिजिनल दर होती है वो हमेशा बढ़ती जाती है। हमारा फिफ्थ जो बेसिस पॉइंट होगा वो कह सकते हैं डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की राशि में अंतर। यहाँ पर हम कई बार हमने जब इसका मीनिंग समझा था, जब हम इसका अर्थ समझ रहे थे, तो हमने देखा था कि ब्याज की राशि में अंतर हमेशा होता है। कब? जबकि एक साल से ज़्यादा में ब्याज की गणना करनी हो। यदि पहले एक ही साल की बात हो तो पहले साल और प्रथम वर्ष या एक साल के लिए दोनों ब्याज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन यदि एक साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें वह ब्याज भी शामिल होते जाता है। हम 6 पॉइंट को देखते हैं, जो हम इसमें यदि डिफरेंस के 6 बेसिस को ले, कैलकुलेशन प्रोसेस है, इसकी गणना विधि क्या होती है। अब इसमें ये देखना होता है कि सिंपल इंटरेस्ट यदि हमको कैलकुलेट करना है, तो जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि उसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। सिंपल प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। हमको इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? हमेशा ए निकालना पड़ेगा। ए कैलकुलेशन, ए मतलब अमाउंट, ए कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारा फार्मूला होगा इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और आपके इसमें एन बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लगाकर कंपाउंड इंटरेस्ट में ए निकालते हैं, और उसके बाद में हम इस तरह से ए निकालने के बाद ए माइनस पी इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखा आपने कि 7 जो ऐसे बेसिस पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर हमें कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें यह डिफरेंस आ सकता है। आइए अब हम देखें कि जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि फार्मूला के ऊपर ही मैथ जनरली काम करता है। यदि हम फार्मूला को एक बार ध्यान से समझ लें तो कोई भी चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरल हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो है, सबसे पहला है, हम इसको लॉग की सहायता से करेंगे। ए इक्वल टू, ए यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ अमाउंट की बात की जा रही है, एंटी लॉग लॉग पी, पी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एन इंटू लॉग 1 प्लस आई। ये वाला फार्मूला हमेशा हमें ए निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए यूज किया जाएगा। यदि हम पी निकालने की बात करते हैं, प्रिंसिपल, यदि हमें मूलधन निकालना है तो हमारा फार्मूला होगा पी इक्वल टू एंटी लॉग। यहाँ पर ध्यान रखना है एंटी लॉग से ही हमें हमारे इस फार्मूले को स्टार्ट करना है। हमेशा हर सम का एंटी लॉग निकालना हमारे लिए जरूरी होगा एन को छोड़कर। लॉग ए माइनस एन इंटू लॉग 1 प्लस आई। फिर यदि हमें इंटरेस्ट रेट निकालनी है जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आई कहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए फार्मूला होगा आई इक्वल टू एंटी लॉग लॉग ए माइनस लॉग पी डिवाइडेड बाय एन, और इसके ब्रैकेट में -1। इस तरह से हम आई को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट होती है एन नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम पीरियड में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा लॉग ए माइनस लॉग पी डिवाइडेड बाय लॉग 1 प्लस आई। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एकमात्र टाइम पीरियड के फार्मूले में हमें एंटी लॉग नहीं निकालना है, बाकी सभी, चाहे वो ए हो, पी हो या आई निकालना हो, सब में हमें लास्ट डिजिट का एंटी लॉग निकाल कर ही अपने आंसर को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन एन हमेशा हमें डायरेक्ट निकालना होता है। अब यदि हमें इस सब बात की टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करें तो जो बेसिक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो होता है ए इक्वल टू 1 प्लस आई, और इसके स्क्वायर में एन लिखा जाता है। यहाँ पर ए अमाउंट मिश्रधन, जैसा कि हम जानते हैं, पी बराबर प्रिंसिपल मूलधन, आई बराबर रेट डिवाइडेड बाय 100।
हमेशा पिछले फार्मूला में भी हमारे दिमाग में बात गई होगी कि आय के लिए हम क्या देखेंगे, तो आय इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट जो भी होगी उसको 100 से डिवाइडेड करने के बाद में जो फिगर हमें मिलेगा वही हमारे लिए आय होगा, इंटरेस्ट ऑफ रेट। नंबर n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इन विच इंटरेस्ट कैलकुलेट इन एन ईयर। एक साल में हम कितनी बार ब्याज देते हैं, उस कितनी बार को हमें नंबर ऑफ ईयर्स के साथ क्या करना होता है, इनटू करना होता है। और जब नंबर ऑफ ईयर्स के साथ हम उसका इनटू कर देते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ब्याज मिलता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि ब्याज की जो टाइम पीरियड है, जो अवधि है, वो क्या है। यदि वो एन्युअली है, जैसे हम यदि इस बात को समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल के लिए एन्युअली है, तो एन्युअली मतलब साल भर में कितनी बार दिया जा रहा है, 1 टाइम। यदि हम हाफ ईयरली की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, एक साल में कितनी बार, 2 बार, है ना, 6 मंथ्स के ड्यूरेशन से 2 टाइम्स। यदि हम क्वार्टरली की बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 4 टाइम्स, मतलब हर 3 महीने में एक बार। तो जब हम पूरे साल भर में इस टाइम पीरियड को देखते हैं तो कैलकुलेशन टाइम के लिए इंटरेस्ट कितनी बार दिया जा रहा है, 4 टाइम्स। और यदि मंथली दिया जा रहा है तो बेसिक ये कितना होगा, 12 मंथ के लिए, मतलब 12 टाइम्स हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एन को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो बेसिक फार्मूलाज थे इसमें हमारी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। यहाँ पर ए, पी, एन और आई अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर मैंने इसको क्लियर किया है। अब इसको यदि हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझें तो आप देखेंगे कि यदि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कैलकुलेट करना है, तो आपको टाइम में ऐसा करना होगा और रेट में ऐसा करना होगा। तो उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लें कि जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, द इंटरेस्ट कैलकुलेट एनुअली, देन टाइम इक्वल टू क्या होगा, हमेशा आपको ऐसी कंडीशन में जितने भी ईयर्स दिए जाए उसमें 1 टाइम का इंटू कर दो यदि एनुअली आपको कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पर आई क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय 100, और आर हमेशा कैसे निकालेंगे, आर डिवाइडेड बाय 1 टाइम। यहाँ पर आर को हमेशा 1 से 1 टाइम से, क्योंकि एनुअली में कितनी बार ब्याज दिया जाता है, 1 बार दिया जाता है, तो रेट को हमेशा हम 1 से डिवाइड करके फिर उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तब हमें आय ज्ञात हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द कैलकुलेशन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 at the rate 12% annual for 2 years if the interest calculated annually। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है P इक्वल टू कितना दे रखा है, 12,000। I यहाँ पर कितना है, हमने देखा 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100। अब 12 को मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रेट को हमेशा 1 टाइम से क्या कर देना, डिवाइड कर देंगे। तो 12 को यदि 1 टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.1 और 2। अब यहाँ पर n कितना हो जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमेशा हमको टाइम को क्या करना है, ईयर इंटू 1 टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n यहाँ पर 2 है तो इंटू 1 इक्वल टू 2 ईयर्स। अब हम यदि इसको फार्मूला में पुटअप करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है a निकालने के लिए, a इक्वल टू एंटी लॉग। यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर से रिवीजन में बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता है, हमें हमेशा अमाउंट निकालना होगा, फिर a माइनस पी इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम ये सोच सकते हैं ना कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा और आप a क्यों निकाल रहे हैं, तो हमें पहले a निकालना पड़ेगा। a इक्वल टू एंटी लॉग लॉग p प्लस n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस i, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये बेसिक फार्मूला, इसमें हमने सारी चीज़ों को पुटअप किया। a इक्वल टू एंटी लॉग लॉग 12,000, p की जगह p की वैल्यू रखी, प्लस n यहाँ पर कितना लिया हमने, 2 ईयर्स, है ना, 2 इंटू लॉग 1 एज इट इज फार्मूले का। आय हमने पहले कितनी निकाली है यहाँ पर, 0.12। तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले में इसको लॉग को रखा है, आय को रखा है 0.12। इसको आगे हम बढ़ाते हैं, a इक्वल टू एंटी लॉग। यदि मैंने 12,000 का लॉग निकाला है तो हमारे पास इसका आंसर होगा 4.0792 प्लस 2 एज इट इज आएगा इंटू
1 प्लस आई को जोड़ने के बाद मुझे मिल रहा है 1.12। अब हम इस 1.12 का लॉग यदि निकालते हैं तो हमारे पास आंसर होगा 0.0492। यहाँ पर पहले हम इंटू करेंगे इसका, इन दोनों संख्याओं को इंटू करने पर हमको मिलता है 0.0984। उसके बाद हम इसको लॉग पी में जोड़ देंगे और दोनों की जब एक संख्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है एंटीलॉग हमेशा एक सिंगल डिजिट निकालने पर ही हमको देखना होगा। तो एंटीलॉग यहाँ पर लास्ट में एक सिंगल डिजिट हमें मिल रहा है 4.1776। तो इस संख्या का क्या हम कर देंगे, एंटीलॉग निकालेंगे। एंटीलॉग निकालने पर हमको संख्या मिली है 15050। ये हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कैसे निकाला जाता है, CI = A - P। यहाँ पर A कितना दे रखा है, A हमने कैलकुलेट कितना किया है 15,050, 15,050 रुपीज माइनस 12,000, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 3,050 रुपीज। तो इस तरह से हमने एनुअल कंडीशन में, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एनुअल कंडीशन में जबकि हमको एनुअली कैलकुलेटेड करना हो तो इस तरह से हम टाइम और रेट को देखने के बाद हम इस कंडीशन से उसको सॉल्व करेंगे और ये सारा सॉल्व करने के बाद में हम इस सवाल को इस तरह से ये फिगर निकाल लेंगे। अब यदि यही बात हम देखें कि कैलकुलेशन यदि हमको करना हो हाफ ईयरली में, है ना, वो तो एनुअली था तो बहुत इजी था कि कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, डिवाइडेड बाय 1 और इंटू 1 तो इजी रहा। लेकिन यदि हाफ ईयरली तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कितनी बार, एक साल में कितनी बार, हाउ मच इन अ ईयर। तो आपने देखा कितना, हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 बार। तो n = जितना भी ईयर्स होंगे उसमें 2 टाइम्स को इंटू कर देंगे और आई निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रेट होगी हमारे पास में उसको 2 टाइम्स से डिवाइड करने के बाद डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। जैसे यदि हम अपने पुराने एग्जाम्पल को ही लेते हैं, है ना, लास्ट एग्जाम्पल को यदि हम देखते हैं तो उसमें क्या होगा, P = कितना दे रखा है हमको 12,000, R = कितना है 12%। अब यदि हमें I निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने देखा रेट डिवाइडेड बाय 2 टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो रेट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको इक्वल टू किया तो 12 डिवाइडेड बाय 2 = 6 डिवाइडेड बाय 100, मतलब हमारे पास में क्या आ गया 0.06। ये हमारा क्या होगा, सवाल को हल करने के लिए आई निकाला हमने। यहाँ पर n कितना है 2 इयर्स, है ना। अब इसमें 2 टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन पीरियड है वो कितना होगा 4 टाइम्स होगा। तो हमारा जो फार्मूला है बेसिक A = एंटीलॉग log P + n × 1 + I। अब इसमें यहाँ पर हमको सारी बेसिक ओरिजिनल चीजें ना लिखते हुए जो हमने कन्वर्ट की है उन चीजों को लिखेंगे। जैसे A = एंटीलॉग log 12,000 प्लस, अब यहाँ पर n 2 ईयर्स ना लिखते हुए कितना लिखेंगे 4 × 1 + अब यहाँ पर I 0.12 ना लिखते हुए क्या करेंगे, जो हमने डिवाइड करने के बाद हासिल की है प्लस 0.06। इस तरह से निकाल के जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में आगे इसको लॉग की सहायता से हल किया था वैसे ही हमें इसको करना होगा। तो दोनों बातों में आपने समझा कि किस तरह से एनुअल हो तो हमें 1 टाइम से इंटू और डिवाइड करना है, हाफ ईयरली में 2 टाइम से हमें इंटू और डिवाइड करना है। और यदि यही बात अब हमारे सामने क्वार्टरली की आती है तब हम क्या करेंगे, मतलब द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक हो तब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है n = क्या हो जाएगा ईयर इंटू 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स कैसे, एक साल में यदि हम 3-3 महीने की अवधि लेते हैं तो पूरे साल में कितनी बार हो जाता है 4 बार, क्योंकि 12 महीने का साल और 3-3 महीने के टाइम पीरियड को हम यदि देखते हैं तो वो 4 टाइम्स होता है, इसलिए 4 टाइम्स। यहाँ पर आय निकालने के लिए क्या करेंगे, R डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डिवाइडेड 100। यदि हम एग्जाम्पल में इसको देखना चाहें तो
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट द रेट 12% एनुअल फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। यदि इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, P इक्वल टू वही 12,000, यहाँ पर I कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वार्टरली है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर इसको सोल्व किया तो R कितना है? 12% डिवाइडेड बाय 4, 400, 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.03। N के लिए N ईयर्स इंटू 4 टाइम्स। अब ईयर्स कितने, टोटल ईयर्स कितने हैं? 2 years, 2 years इंटू 4 टाइम इक्वल टू 8 टाइम्स। मतलब आपको N में कितना लिखना है इस बार? 8 टाइम्स। अब हमारा जो बेसिक फार्मूला है, आपको सवाल करते करते फार्मूला याद हो जाना चाहिए। हमने जो बेसिक फार्मूला समझे थे उसमें हमारा A निकालने के लिए जो फार्मूला था वो है A इक्वल टू एंटी लॉग P प्लस N इंटू 1 प्लस I। इसको हम सारी इसमें इंफॉर्मेशन को यदि पुटअप करते हैं तो A इक्वल टू एंटी लॉग 12,000, क्योंकि P हमारा कितना है? 12,000 प्लस N कितना होगा? 8 टाइम्स इंटू 1 प्लस, इस बार I 12 ना लिखते हुए हम क्या निकालेंगे? जो हमने निकाली है 0.03, और इस तरह से हम इसको फार्मूला के हिसाब से लॉग की हेल्प से आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने 3 कंडीशन देखी, जब एनुअली हो, हाफ ईयरली हो और टर्मिनल क्वार्टरली हो। लेकिन बहुत ही मुश्किल है ये समझना कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कई बार कैलकुलेशन यदि ऐसा करना हो तो मंथली में दिया जाता है, तब मंथली कंडीशन में क्या होता है? तो व्हेन द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड मंथली, जब ब्याज की गणना मासिक हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। N निकालने के लिए जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसमें हम क्या कर देंगे? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स क्यों? क्योंकि मंथली दिया जा रहा है, मंथली मतलब पर मंथ दिया जा रहा है, तो पर मंथ मतलब 12 टाइम्स। यहाँ पर I निकालने के लिए R डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स डिवाइडेड बाय 100। वही एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर से। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 पर एट द रेट 12% एनुअल फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड मंथली। ठीक है, सॉल्यूशन में हम आगे देखते हैं। गिवन है P इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू 12,000 रुपीज। N निकालने के लिए की बार हम क्या करेंगे? 2 years इंटू 12 टाइम्स। ध्यान रखना मंथली है तो कितनी बार से हमें इंटू करना पड़ेगा? 12 टाइम्स से। 12 टाइम्स से इंटू किया तो इक्वल टू कितना आ गया? 24 टाइम्स। फिर इसके लिए I में भी यही बात ध्यान रखेंगे, I इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स डिवाइडेड बाय 100। तो I कितना दे रखा है एज पर क्वेश्चन? 12 डिवाइडेड बाय 12, और इसके और में अपॉन में होगा 100। R डिवाइडेड बाय